खबर आ रही है। आवासीय बालिका विद्यालय में छात्रा गर्भवती हो गई है। 14 वर्षीय छात्रा के गर्भवती होने से इलाके में सनसनी फैल गई। डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया है। पुलिस ने प्रधानाध्यापक को हिरासत में लिया है। जिला प्रशासन की टीम विद्यालय पहुंची है और इस मामले की जांच समिति का गठन किया गया। परिजनों का स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप है। पीड़िता का बयान और मेडिकल की प्रक्रिया लगातार जारी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, इसको लेकर पड़ताल लगातार की जा रही है। डीसी ने फिलहाल मामले पर संज्ञान ले लिया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रिंसिपल को भी स्कूल के हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। गंभीरता से पदाधिकारियों ने लिया है और इसको जांच करके सही विषय को सामने लाने का प्रयास उन्होंने कहा है कि उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ पाएगी। बच्ची एक प्रेग्नेंट पाई गई है, तो उसका जांच के लिए एसडीओ साहब, एससी साहब और भी जिले से पदाधिकारी लोग, थाना प्रभारी लोग, सारे लोग मौजूद थे। तो जैसा भी अभी रिपोर्ट बनाया गया है, बच्चियों से पूछताछ की गई है, रिपोर्ट बनाया जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, बच्ची तो टीचर का नाम ले रही है, तो जो भी आरोपी होगा हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि कड़ी सजा दी जाए और ऐसे व्यक्तियों रहने का समाज में लायक नहीं है। और देखिए, इन सब के बीच न्यूज़ 18 पूछता है सुलगते सवाल कि आवासीय बालिका विद्यालय में भी छात्रा आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। 14 साल की छात्रा के साथ हैवानियत आखिर किसने की और कैसे की? आवासीय विद्यालय में छात्रा कैसे गर्भवती हो गई? विद्यालय की सुरक्षा मजबूत क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। प्रिंसिपल ने छात्रा को कैसे शिकार बनाया? आवासीय विद्यालय में आखिर वार्डन कहां थी जो छात्राओं की सुरक्षा करती है, उनकी देखभाल करती है? आखिर वो कहां थी जब ये सब कुछ चल रहा था? फिलहाल इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता हजारीबाग से सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशांत, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए जा चुके हैं? देखिए, फिलहाल कार्रवाई की अगर बात कर ले तो विद्यालय के प्रिंसिपल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो कई तरह की इस मामले को लेकर बातें सामने आ रही। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि डीएनए की जांच के बाद कई जो मामला है उसका उद्भेदन इसलिए हो सकता है कि उससे जो है कई तरह के जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो उससे पाया जा सकता है, उसके अनुसार से देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो है पुलिस भी जांच कर रही है। डीसी की तरफ से कुछ स्तरीय टीम का भी गठन कर लिया गया और वह टीम जो है इस पूरे मामले का छानबीन कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। और देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में गहमागहमी काफी तेज नजर आ रही है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का बयान सामने आया है और ये कहा है कि इस बात में दम है कि जेएमएम दोनों सीट पर राज्यसभा उम्मीदवार भेजेगी। संख्या बल गठबंधन के पास है और गठबंधन के साथियों को हम बैठक में बताएंगे कि क्यों जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तो इसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है और दोनों सीटों पर जेएमएम उतारेगा उम्मीदवार, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संख्या बल गठबंधन के पास और ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी काफी तेज हो गई है। जो संख्या बल है तो स्वाभाविक है कि गठबंधन को ये दोनों सीटें मिलेगी, गठबंधन दोनों सीटें जीतेगा। अब सवाल रहा हिस्सा बंटवारे का। तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, तो हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारे ऊपर दायित्व भी है। और देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के गणित को भी अब जरा समझ लीजिए। झारखंड में खाली हो रही 2 सीट, शिबू सोरेन के निधन से 1 सीट खाली हुई और जून में दीपक प्रकाश की सीट भी खाली हो गई और 1 सीट के लिए 28 विधायक जरूरी हैं और दोनों सीट के लिए 56 विधायक जरूरी हैं। तो जून में दीपक प्रकाश की सीट खाली होगी, 1 सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत है और अगर हम दोनों सीट की बात करें तो 56 विधायक की जरूरत है। जेएमएम दोनों ही सीट पर अपने दावे कर रहा है और 1 सीट पर कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है। सत्ताधारी दलों के पास 56 एमएलए हैं और गठबंधन में टकराव तो जीत काफी मुश्किल लग रही है। झारखंड में बीजेपी के
गठबंधन को लेकर भी खेल हो सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। बढ़ते आगे देखिए, राज्यपाल संतोष गंगवार ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर स्वीकृति नहीं दी है। उन्होंने संबंधित फाइल राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। राज्यपाल ने फाइल के साथ विभिन्न संगठन और व्यक्ति द्वारा नियुक्ति अनुशंसा का विरोध किया है। झारखंड सरकार ने सूचना आयुक्त के 4 पदों के लिए नाम की अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी थी, जिनमें 3 किसी न किसी पार्टी के बताए जा रहे थे। राज्यपाल जी ने जो है सूचना आयुक्त के नाम के लौटा दिया। देखिए, ये सरकार और राज्यपाल के बीच की बात है। अभी जब तक इसकी औपचारिक कोई सूचना नहीं आ जाती है तो मीडिया में छपी खबरों पर टिप्पणी करना मुझे लगता है थोड़ा सा संस्कार के, हमारे जो राजनीतिक संस्कार है उसके विपरीत होगा। और जो भी है सूचना आयुक्तों में अच्छे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होगी, यही हमारी आशा है। लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं। वो पर आपत्ति होगा। मैं समझता हूँ उन बिंदुओं पर सरकार गौर करेगी और कल तो मुलाकातें भी हुई हैं माननीय मुख्यमंत्री की राज्यपाल महोदय से। तो मुझे लगता है जो भी समुचित होगा, जो नियम कानून परिनियम के, मुझे ये लगता है कि तमाम चीज़ों की अहर्ता पूरी करने के बाद राज्य सरकार ने राजभवन को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए फाइलें भेजी थी। अब राजभवन को क्या लगा, राजभवन ने क्यों फाइलें लौटाई, स्वाभाविक तौर पे हम इस पर चिंतन करेंगे। और देखिए, झारखंड में मद्य निषेध विभाग लगातार शराब की बिक्री में रिकॉर्ड बना रहा है और इस साल भी मद्य निषेध विभाग ने टारगेट से 100 करोड़ अधिक की शराब बेची है। रिकॉर्ड बिक्री पर मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस बार हमने टारगेट से 100 करोड़ की अधिक शराब की बिक्री की है। 2024-25 और 2025-26 में विभाग ने 7,700 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की है। हमको मिला है उस टारगेट से हम ज़्यादा बढ़ेंगे और लगभग 100 करोड़ का टारगेट हम लोग ज़्यादा अचीव किए। और हम तो कहेंगे कि भाई विधानसभा में भी कहें, आज भी कह रहे हैं, जो टारगेट हमको मिला था उसको अचीव करते हुए राज्य में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है राजस्व के मामले में। ये 24-25 और 25-26 में लगभग 7700 करोड़ रुपया हम अचीव किए हैं। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। भगोड़ा प्रिंस खान पर शिकंजा तेज हो गया है। एसएसपी ने सीबीआई के साथ एक बैठक की है। विदेश से प्रत्यर्पण की कोशिश तेज कर दी गई है। प्रिंस खान के गैंग पर सख्त कार्रवाई होगी। एसएसपी ने कहा कि धमकी देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस प्रिंस खान के ठिकानों पर दबिश दे रही है। रंगदारी, लूट, हत्या, धमकी के मामले में एक्शन लगातार जारी है। तो धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश से प्रत्यर्पण की कोशिश तेज हो गई है। प्रिंस खान के गैंग पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। रंगदारी, लूट, हत्या, धमकी मामले में एक्शन लिया जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का, कोई भी ऐसे क्रिमिनल जो आपको मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अगर धमकी देते हैं रंगदारी का, पैसा का, नहीं तो आपको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, उससे एकदम किसी भी सूरत में बिल्कुल डरना नहीं है और पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करे। अभी 100% हम लोग हर चीज़ से, हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को किसी को डरना नहीं है। बढ़ते आगे, सिमडेगा कोषागार में वित्तीय भुगतान की जांच शुरू कर दी गई है। हजारीबाग और बोकारो में पुलिसकर्मी द्वारा कोषागार से करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी के बड़े खुलासे के बाद सिमडेगा में भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रशासन ने वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी है। डीसी कंचन सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने कोषागार के वर्तमान और पिछले सभी वित्तीय भुगतान की गहनता से जांच कर रही है। एक-एक बिल और विपत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। सिमडेगा जिले में अभी प्रथम दृष्टया ऐसी कोई अनियमितता की घटना दृष्टिगोचर नहीं हुई है। तथापि हम लोग इसकी गहन जांच करवा रहे हैं ताकि इस तरह की घटना अगर पूर्व में भी कभी हुई हो तो हमारे संज्ञान में आ सके और आगे भी इसका ख्याल रखा जा सके कि किसी तरह की कोई अनियमितता वेतन भुगतान अथवा अन्य किसी भी मद में न की जा सके। और इस बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रेजरी घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर। 8 साल में 15 करोड़ से अधिक निकासी हुई है। 21 संदिग्ध बैंक खाते को सील किया गया है। करीबन 1.60 करोड़ रुपए फ्रीज हुए हैं। इस मामले में कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिहार के गया जी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है और गया जी से आरोपी धीरेन्द्र गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी शंभू सहित 3 लोग गिरफ्तार। शंभू के पास करोड़ों रुपए की काली कमाई, आलीशान मकान, महंगी लग्जरी गाड़ियां,
चतरा का रजनीश सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। न्यायिक हिरासत में तीनों को भेजा गया है और जांच लगातार जारी है। हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाले की मामले जो है पूरे झारखंड में चर्चा में बनी हुई है। अगर जांच की आज की बात कर ले तो झारखंड से लेकर बिहार तक जो है वो विशेष टीम जांच कर रही है। लेकिन अभी हम हजारीबाग के दीपूगढ़ा में है। दीपूगढ़ा में ये जो आलीशान आपको मकान दिख रहा होगा, ये शंभू कुमार का है। वही शंभू कुमार जो ट्रेजरी घोटाले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है हजारीबाग से फिलहाल 3 सिपाही और उसके साथ ही जो है 2 महिलाएं यानी 5 लोग जो है न्यायिक हिरासत में बंद है। हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो है संयुक्त एक टीम का गठन किया गया है और वह जांच टीम जो है झारखंड से लेकर बिहार तक पूरी जो है जानकारी खंगालने का काम कर रही है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो तीनों सिपाही थे, उन सिपाही के जो तमाम परिजन कहले या फिर कहले जो उनके रिश्तेदार थे, उनके भी खाते खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अवैध रूप से पैसे की निकासी हुई थी, वो जो है कहीं ना कहीं उनके जो रिश्तेदार थे उनके खाते में भी ट्रांजैक्शन की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अगर बात कर ले जो लगभग 15.5 करोड़ रुपए घोटाला का मामला सामने आया था, जो सूत्र बता रहे हैं कि वह अमाउंट जो है, वह जो रकम है वो आगे बढ़ चुका है। यानी लगातार जो जांच हो रहा है, जांच में जो है कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में जो है लगातार इस तरीके से जो है बातें सामने आ रही है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है और उसके बाद जो है वो ये जांच करने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसके पीछे की मुख्य सरगना कौन है। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो सिपाही शंभू कुमार बताया जा रहा है, तो वही शंभू कुमार का यह आलीशान बंगला है जो फिलहाल नया नया बना है। लेकिन फिलहाल की अगर एक और बात अगर हम करें तो जो पुलिस है वो बिहार के गया तक पहुंच गई है और वहां पर भी जो है कई जगहों पर छानबीन कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े जो मामले आए हैं, ट्रेजरी घोटाला का जो मामला आया है, इसमें से कौन कौन से और भी लोग शामिल हो सकते हैं और पुलिस प्रशासन किस तरीके से बड़े खुलासा कर सकती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी के खुलासे के बाद अब पलामू में भी अवैध निकासी के संकेत नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि पलामू में अवैध निकासी के संकेत मिलने के बाद विभागीय सचिव ने डीसी को एक पत्र लिखा है। कुछ राशि का गलत रूप से भुगतान किया गया है, जिसे लेकर विभागीय जांच कराई जाएगी। मंत्री ने सभी 33 ट्रेजरी की जांच के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि हजारीबाग और बोकारो में पुलिस विभाग से अवैध निकासी की गई है। इस जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि पता ये लगाया जा सके कि कहीं साजिश के तहत इसे अंजाम तो नहीं दिया जा रहा था। गृह वित्त सचिव ने एक लेटर लिखा है वहाँ के डीसी को कल कि वहाँ भी कुछ राशि के बारे में गलत रूप से भुगतान किए जाने या उसकी निकासी किए जाने की बात आई है। तो मैंने एक पत्र लिखा है आज ही। पलामू का मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वहाँ से जब तक उपायुक्त का कोई रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक उसे एक डाउट के ही घेरे में हम रखेंगे। लेकिन इन दोनों जिलों में बोकारो और हजारीबाग में तो कंफर्म हो चुका है। बढ़ते आगे देखिए, बोकारो और हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाले पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी का आरोप यह है कि ये तो अभी बस शुरुआत है। अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो राज्य में ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। बीजेपी ने सीआईडी से इस घोटाले की जांच को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए। सत्ताधारी कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया और ये कहा कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। दोषी कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये तो शुरुआत है। देखिए, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो होता है, जिसके ऊपर ट्रेजरी से बिल निकालने की जो जिम्मेवारी होती है, वो अक्सर जिलों में एएसपी होते हैं या डीएसपी होते हैं। तो कितने एएसपी और कितने डीएसपी की नौकरी जाने वाली और कितने एसपी भी इसमें फंसने वाले हैं, ये बताने का अभी फिलहाल वक्त नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब इस राज्य में आरोप लगाने वाली ही पार्टी बनकर के रह गई है। जनता के द्वारा नकारी जा चुकी है यह पार्टी। हमें लगता है कि ट्रेजरी घोटाला के लिए सरकार भी काफी संवेदनशील है और माननीय वित्त मंत्री ने इस पे जांच का भी आदेश दे दिया है। तो हम स्वाभाविक तौर पे इसकी जांच करवा रहे हैं और जांच में जो भी दोषी व्यक्ति होंगे वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
भाजपा के समय का घोटाला उद्भेदन किया हम लोगों ने, एक्शन हो रहा है, लगातार गिरफ्तारियां, चुन चुन कर, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब जंग लगी हुई व्यवस्था, घोटालेबाजों, जो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी उस समय कितने तरह के घोटाले हुए, खनन घोटाला, टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, हर चीज में घोटाला। अब कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई मुहिम चली है, उस पर कार्रवाई पर अगर आपत्ति हो तो उनके दर्द को समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कौन है। तो ये पर्यायवाची शब्द है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया और तरह तरह के घोटाले उनके कार्यकाल के दौरान सामने भी आए, इसलिए कांग्रेस पार्टी के दर्द को समझा जा सकता है। वहीं झारखंड में एसआईआर की तैयारियां तेज हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य निर्वाचन विभाग ने सभी स्तर पर कार्य को शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में एसआईआर शुरू होने से पहले की जाने वाली तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर खुद बीएलओ की जानकारी लें। स्टिकर लगे हैं या नहीं, इसकी जांच जरूर की जाए। झारखंड में एसआईआर को लेकर बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। पार्टी के विधायक और नेताओं का बूथ स्तर तक की कमान उन्हें मिल चुकी है ताकि किसी गलत आदमी का नाम ना जुड़े और किसी सही आदमी का नाम ना हटे। इसके लिए बीजेपी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने विधायक और प्रमुख नेताओं को बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट के रूप में तैनात कर दिया है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और सांसदों को पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। आज भी एक मंडल का प्रशिक्षण है, तो मैं ये कहूँगा कि कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ काम कैसे करना है। BLO 2 के माध्यम से हर पार्टी का जो कार्यकर्ता एजेंट बनेगा उसको अपने अपने क्षेत्र में बूथ पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। चाईबासा के विभिन्न क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात डांगो वापोसी में अस्पताल परिसर तक 2 जंगली हाथी पहुंच गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी हो गई। हाथियों ने अस्पताल के सामने स्थित एक दुकान को भारी नुकसान पहुंचा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों हाथी अलग अलग गांव से घुसते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे पूरी रात क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा, दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के लगातार गांव में घुसने से जानमाल का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। खबर जमशेदपुर से, जहां चाइनीज चापड़ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना किसी न किसी थाना क्षेत्र में युवा चापड़ से एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। न्यूज 18 की खबर चलने के बाद बीजेपी के विधायक ने भी जमशेदपुर में चापड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जिले के एसपी से मिलकर चापड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। शहर में इन दिनों चाइनीज चापड़ से हमले की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 2 महीने में चापड़ के हमले में 5 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 35 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। आज हम लोग शहर में जो आए दिन आप चाइनीज चापड़ को लेकर मर्डर हो रहा है, इधर उधर मारा जा रहा है, लोगों को मार रहा, बहुत कल छायानगर का बच्चा भी मरा है। तो उसी और दूसरा मामला कि शहर में चाइनीज चापड़ को रोका जाए और जहाँ जहाँ चाइनीज चापड़ बिक्री हो रहा है और उसको रोकने का काम करें। उन्होंने कहा कि कल हम लोग डीसी के साहब के साथ बैठे थे, क्योंकि जिला का मालिक ट्रेड लाइसेंस देने का काम उन्होंने किया है और उस चीज़ को हम लोग लागू कर रहे हैं हर थाना में। हम लोग चाहते हैं शहर शांत रहे, जो काम अभी हो रहा है नया चीज़ में, और क्राइम भी हो रहा है इसमें, चापड़ से, छेनी से, सब से क्या है, उसको एक्ट काम लगेगा, जल्दी बेल हो जाएगा। ये लोग सातिर कोई जो काम कर रहा, इसको पुलिस अच्छा से देखे और ये सब शहर को बंद होना चाहिए। सर देखिए, बोकारो स्टील प्लांट ने सस्टेनेबल इस्पात उत्पादन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन इंजेक्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया, जिसे ग्रीन स्टील की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट ने फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के साथ
ब्लास्ट फर्नेस नंबर 1 में हाइड्रोजन गैस इंजेक्शन शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं और ये समझौता निदेशक प्रभारी प्रियरंजन और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ है। ये पहल इस्पात उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंडस्ट्रीज में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डीकार्बनाइजेशन का एक रोड मैप बनाया गया है और इसी के तहत कल यानी 7 अप्रैल को बोकारो स्टील प्लांट और फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक एग्रीमेंट में समझौता पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ब्लास्ट फर्नेस में जहां हमारा आयरन मेकिंग होता है वहां पर कार्बन बेस्ड ईंधन का कम से कम उपयोग करने के लिए उसका वैकल्पिक एक प्रयोग किया जा रहा है जिसमें कि हाइड्रोजन को इंजेक्ट किया जाएगा आंशिक रूप से। और देखिए, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार ने देवघर उपायुक्त और एसपी के साथ बैठक की। वहीं कावड़ियां पथ, कावड़ियां रूट लाइन, क्यू कॉम्प्लेक्स और बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। अभी 26 का जो मेला है, 2026 का जो मेला है उसमें अभी 2.5 महीने से अधिक है समय, 2.5 नहीं 3.5 महीने से भी अधिक है समय। लेकिन हम लोग डीसी साहब से बात करने के बाद लगा कि क्यों नहीं पहले ही थोड़ा सा सैनिटाइज किया जाए सबको। जो समय लास्ट मोमेंट में जो है हैजार्ड वे में कुछ होने लगता है वो इस सिचुएशन नहीं आए। हम लोग समय से पहले मेला शायद 30 तारीख को शुरू हो रहा है, तो 30 तारीख से काफ़ी पहले हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाए। QR कोड जो लगा हुआ था जिसमें कि वो स्कैन करके अपना शिकायत दर्ज कर सकते थे। और जो हम लोगों का नेहरू पार्क में अवस्थित है इंटीग्रेटेड मेला और उससे जो हमारा एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर वो जुड़ा हुआ है, तो इस बार भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों का फेस रिकॉग्निशन कैमरा जैसे हम लोगों ने लगाया था, जैसे कि खोया पाया या हमारा हेड काउंटिंग हम लोगों का थोड़ा बेटर दुरुस्त हो पाया। बढ़ते आगे देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सीधो कान्हू की जयंती पर नमन किया है। हेमंत सोरेन के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौके पर मौजूद रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीधो कान्हू को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके मार्गदर्शन पर चलकर झारखंड आज तरक्की कर रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से